हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का फॉर्मेटेड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग आज से सिविल थर्ड सेमेस्टर के लिए सर्वेइंग सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर बात करें अपने सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट में अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आपको टोटल 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग, कर्व्स, मॉडर्न फील्ड सर्वे सिस्टम, फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग, रिमोट सेंसिंग। हम लोग सिलेबस पे एक बार आए, उससे पहले अपने सब्जेक्ट का अगर इम्पोर्टेंस वो समझे कि आखिर सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे हम लोगों के आगे चल करके सिविल इंजीनियरिंग लाइफ में हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग उस इम्पोर्टेंस को देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं सर्वेइंग सब्जेक्ट का, तो सर्वेइंग से क्या होता है, सर्वेइंग से आप क्या समझते हो? तो सर्वेइंग क्या है कि आप किसी भी जगह पे जाइए, नॉट ओनली सिविल इंजीनियरिंग, किसी भी फील्ड में जाइएगा तो आपको हर एक काम करने के लिए डेटा का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे अगर गवर्नमेंट का बात करते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, पॉपुलेशन का जितने कितना कंट्री का पॉपुलेशन है उसके लिए वो सर्वे करवाती है। या फिर अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाए तो कितना ट्रीज वगैरह है उसका सर्वे होता है। उसी तरह से अगर हम लोग देखें कि कितना एनिमल्स हैं सबका सर्वे होता है। तो सर्वे क्या है? तो सर्वे से आप सिंपल समझ सकते हैं क्या कि कलेक्शन ऑफ डेटा। आप कितना कलेक्शन करते हैं, आपके पास क्या क्या डेटा है, उसी का कलेक्शन ही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा सर्वे कहलाता है। कलेक्शन ऑफ डेटा, यही हमारा क्या होगा, सिंपल डिफिनीशन। सिविल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं, सिंपल डिफिनीशन हमारा क्या है सर्वे का, कलेक्शन ऑफ डेटा इज टर्म्ड एज सर्वे। अब डेटा का कलेक्शन सिविल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से क्या हो सकता है वो समझिएगा। जैसे सपोज कीजिए आप अपना घर बनाना चाहते हैं और घर बनाने के लिए आपने क्या किया, कोई एक प्लॉट लिया है। तो आपने जो प्लॉट लिया है आपके अगल बगल वाले लोगों का भी प्लॉट होगा। तो आखिर ये प्लॉट का इंफॉर्मेशन कि ये प्लॉट आपका है, बगल वाले प्लॉट किसका है, ये वाला प्लॉट किसका है, ये सारा इंफॉर्मेशन रखना होगा। तो ये सारा इंफॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं किसका पार्ट आ जाता है, सर्वे का पार्ट आ जाता है। आगे चल करके जब हम लोग पढ़ेंगे कि टोपोग्राफी सर्वे क्या होता है, तो टोपोग्राफी सर्वे में हम लोग ये सब चीज देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं क्या कि जैसे सपोज कीजिए कि आपने घर खरीद लिया, जमीन खरीद लिया, जमीन में अब आप क्या चाहते हो कि घर बनाना है। तो घर बनाने के लिए आप क्या करोगे, एक मैप तैयार करोगे, माइंड में मैप तैयार कर लिया आपने कि हाँ मेरे को 4 बेडरूम चाहिए, 4 बेडरूम चाहिए, एक किचन चाहिए, एक हॉल चाहिए। तो ऐसे ही आपने और सोचा क्या कि एक बालकनी मेरे को चाहिए। ये सारा डिजाइन डिजाइन अपने मन में आपने प्रिपेयर कर लिया। अब इस चीज को ग्राउंड में आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे, वो भी आपका किसका पार्ट आ जाएगा, सर्वे का पार्ट आ जाएगा। तो हम लोग सर्वे को एक और तरीका से बोल सकते हैं क्या कि आप जो भी प्लान या मैप तैयार कर रहे हो उसके ग्राउंड के रिप्रेजेंटेशन, या फिर जो भी पॉइंट ग्राउंड पे है, जैसे मान लेते क्या कि यही चीज हमने सोचा है, इसका ग्राउंड पे रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे। जैसे मान लेते कि यही घर बनाना था तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड पे आएंगे, ग्राउंड पे आने के बाद ऐसे सोचेंगे कि यहाँ पे हम लोग एक बेडरूम, यहाँ पे दूसरा बेडरूम, तीसरा बेडरूम और 4 बेडरूम बनाना था तो ये 4 बेडरूम हो गया। उसी तरह से हमने क्या देखा कि एक हमारे पास हॉल चाहिए था तो मान लेते क्या कि ये मेरे पास हॉल हो गया। तो ये जो आपने प्लान किया है उसका एग्जीक्यूशन ग्राउंड पे वही क्या कहलाएगा, सर्वे कहलाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि सर्वे क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा। दूसरा हमने क्या देखा कि जो भी डेटा हमारे पास है, जो भी मैप हमने तैयार किया है उसका ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन करना भी क्या कहलाता है, सर्वे कहलाता है। उसी तरह से देखिए क्या कि अब जैसे मान लेते हैं क्या कि जो आपने जमीन खरीदा था, जमीन पे मान लेते हैं क्या, जो भी आपने लैंड परचेज करी उस पर क्या है कि मान लेते हैं कोई एक पॉइंट ए है, कोई एक पॉइंट बी है और कोई एक पॉइंट सी है। ये पॉइंट क्या है, पॉइंट आप ऐसे मान सकते हैं क्या कि यहाँ पे एक हो सकता है कि बिजली का खंभा हो सकता है क्या कि आपने जो जमीन खरीदा हो यहाँ पे से होकर के मान लेते हैं क्या कि कोई एक किसी का, मान लेते हैं क्या कि किसी का एक घर है, ठीक है। आपने बहुत बड़ा सा प्लॉट खरीदा है, उसमें क्या है एक छोटा सा घर है किसी का। उसी तरह से सी में क्या मान लेते हैं कि पॉइंट सी जो है वो कोई एक मंदिर है। तो आपने क्या देखा कि आपने जो लैंड खरीदा था, लैंड का एक बहुत बड़ा सा एरिया आपने खरीदा था, उसमें क्या देखा कि यहाँ पे एक बिजली का खंभा है, यहाँ पे एक घर है, यहाँ पे क्या है, एक मंदिर है। अब इस चीज को अगर आप सामने वाले से, हो सकता है कि आप इस लैंड को बेचना चाहते हैं, तो लैंड बेचना चाहते हैं तो उसका एक मैप तैयार किए, मैप तैयार करके सामने वाले को देना चाहेंगे। तो जब जैसे ही आप मैप तैयार करने जाओगे तो मैप पे आप क्या शो करोगे कि मेरे जो एरिया है, मेरा जो लैंड है, लैंड पे क्या है, एक पॉइंट ए है जहाँ पे क्या है, एक आपका खंभा है बिजली का। तो आपने मैप पे शो कर दिया पॉइंट ए से। उसी तरह से पॉइंट बी आप शो करोगे, वहां पे क्या दिखाओगे कि वहां पे एक घर है। उसी तरह से आप क्या दिखाओगे कि पॉइंट सी एक पॉइंट है जहां पे क्या है, मंदिर है। तो हमने क्या देखा कि एक पॉइंट आपका क्या था कि पहले आपने मैप से ग्राउंड पे प्लॉट किया था, दूसरी बार आपने क्या किया, ग्राउंड से मैप पे प्लॉट किया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि आइदर आप ग्राउंड से डेटा उठाते हो और ग्राउंड से डेटा उठाने के बाद उसको मैप पे प्लॉट करते हो, या आपके पास मैप पे डेटा अवेलेबल है उसको आप ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करते हो। ये सारा का सारा कुछ क्या कहलाता है, सर्वेइंग कहलाता है।
तो ये हमारा बेसिक इंपॉर्टेंस हो गया सर्वे सब्जेक्ट का, कि आपको मेनली क्या करना है कि डेटा का कलेक्शन करना है। उसके बाद क्या है कि आपका जो भी ग्राउंड का सिचुएशन है, ग्राउंड के सिचुएशन को किसी पेपर पे प्लॉट करना, या जो भी आपके पास मैप है, मैप के सारे प्लान्स को ग्राउंड पे, मैप पे जो भी आपका प्लान है, मैप के प्लान को ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करना, वो आपका क्या कहलाता है? सर्वे कहलाता है। अब उसके बाद बात करें कि सर्वे का इंपॉर्टेंस का प्रोस्पेक्टिव ऑफ, अगर हम बात करें कि एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, तो क्या आप देखिएगा कि आपके सेमेस्टर में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप किसी भी एग्जाम में शामिल हो जाओ, चाहे वो आपका एसएससी जेई हो, आपका स्टेट का एई का एग्जाम हो, या फिर गेट हो, यूएससी हो, हर एक एग्जाम में सर्वे का एक अपना वेटेज है। तो अगर हम बात करें सब्जेक्ट के वेटेज का, तो अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं अपना ईएससी एग्जाम का। तो ईएससी के प्री में अगर हम बात करते हैं, तो प्री में आपसे 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 3 to 4 क्वेश्चंस मीन्स कितना? 6 to 8 मार्क्स या 8 to 10 मार्क्स का। इसको ऐसे आप कर सकते हैं क्या कि 4 to 5 क्वेश्चंस कर दीजिए। 4 to 5 क्वेश्चंस आपको प्री में पूछे जाएंगे 8 to 10 मार्क्स के। अगर हम बात करते हैं इसके मेंस में, तो मेंस में आपसे पूछा जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 क्वेश्चन 10 to 15 मार्क्स के। उसी तरह से अगर हम बात करें गेट का, तो गेट में आपसे इससे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो आपका रहता है कितना? 3 to 5 मार्क्स। उसी तरह से हम बात करें कोई भी स्टेट एई का, तो किसी भी स्टेट एई में सर्वे के सब्जेक्ट का अगर वेटेज का बात करें, तो ऐसा मान के चलिए कि आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, मतलब 5 to 6 मार्क्स के आउट ऑफ 100। उसी तरह से बात करें एसएससी जेई का, तो एसएससी जेई में भी आपको इससे सर्वे से मान के चल सकते हैं कि 3 to 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। 3 to 4 क्या है, 5 to 6 क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। 5 to 6 मार्क्स प्री में। अगर वही मेंस में बात करें, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको वहां पे भी देखने को मिल जाएगा, मीन्स मान के चलते हैं कितना? 7 to 15 मार्क्स। तो ये हमारा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है अपार्ट फ्रॉम द सेमेस्टर, क्योंकि सेमेस्टर में तो आना ही आना है, सेमेस्टर में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको किसी भी एग्जाम में आप बैठेगा तो आपको इतने मार्क्स का क्वेश्चंस इससे बनते हैं। अब उसके बाद अगर अपने सिलेबस में हम बात करें, तो सिलेबस में जो सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या? इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग, सर्वेइंग का इंट्रोडक्शन। अब जब हम लोग बात करेंगे सर इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग का, तो उसमें हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर हम लोग सर्वेइंग कहते किसको है, सर्वेइंग का डिफिनीशन क्या है। अभी जैसे हमने देखा था क्या कि सर्वेइंग क्या है, सर्वेइंग इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा। आप जो भी डेटा कलेक्ट करते हो वो एक सर्वे है। लेकिन अगर एक्चुअल डिफिनीशन का हम बात करें सर्वे का, तो सर्वे क्या होता है कि किसी भी पॉइंट का लोकेशन फाइंड आउट करना, किसी भी पॉइंट का लोकेशन फाइंड आउट करना। वो पॉइंट ऑन द सरफेस हो सकता है, मतलब ऑन द ग्राउंड सरफेस हो सकता है, ऑन द अर्थ सरफेस हो सकता है, एबव द अर्थ सरफेस हो सकता है, बिलो द अर्थ सरफेस हो सकता है। कहीं पे भी कोई भी पॉइंट हो, उसका लोकेशन फाइंड आउट करना ही आपका क्या कहलाता है? सर्वेइंग कहलाता है। तो सर्वेइंग का डिफिनीशन हम लोग क्या लिखेंगे कि सर्वेइंग इज एन आर्ट in which we find out the position of any point which lies on the ground, above the ground और बिलो द ग्राउंड। बाकी जब हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग पढ़ेंगे उस टॉपिक में तब डिफिनीशन डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सर्वेइंग होता क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि आखिर अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, अर्थ के बारे में हम लोग देखेंगे कि अर्थ का मेरा शेप कैसा है। उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि अर्थ का सरफेस अगर स्फेरिकल है तो हम लोग जो डेटा लेते हैं वो हॉरिजॉन्टल या प्लेन कैसे लेते हैं, तो ये सारा पॉइंट डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरमेंट डिवाइसेस का। अब मेजरमेंट डिवाइसेस क्या हो जाता है, तो एक मेजरमेंट हम लोग ले लेते हैं लीनियर मेजरमेंट, एक मेजरमेंट ले लेते हैं एंगुलर मेजरमेंट। तो लीनियर मेजरमेंट क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए एक पॉइंट अपने पास ए है, दूसरा पॉइंट अपने पास बी है, तीसरा पॉइंट अपने पास सी है। तो इस केस में हम लोग लीनियर मेजरमेंट में क्या देखेंगे कि ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए से सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो ये हमारा किसका पार्ट हो जाएगा, लीनियर मेजरमेंट का। उसी तरह से अगर एंगुलर मेजरमेंट का बात करें तो एंगुलर मेजरमेंट क्या हो जाएगा, एंगुलर मेजरमेंट में हम लोग ये फाइंड करेंगे कि ए से बी का ए बी जो लाइन है उसका ए सी लाइन के बीच का एंगल कितना है।
तो ये एंगुलर मेजरमेंट पे हम लोग देखेंगे। तो जब हम लोग बात करेंगे लीनियर मेजरमेंट का, तो लीनियर मेजरमेंट करने के लिए हम लोग वेरियस टाइप्स का इंस्ट्रूमेंट देखेंगे कि क्या होता है चेन, क्या होता है टेप, कितने तरह का चेन होता है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। उसी तरह से जब हम लोग एंगुलर मेजरमेंट पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है मेरा कंपास, कंपास कितने तरह का होता है, वो कंपास के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे ही लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट पढ़ लेंगे तो उसके बाद और हम लोग एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे और फिर हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या कि लेबलिंग डिवाइसेस कितना होता है, कैसे हम लोग लेवल करते हैं, तो ये सारे लेबलिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, प्लेन टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारा टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे किस में, इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग में। जैसे इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा जो हमारा क्या है, कर्व। अब बात करें कर्व का, तो कर्व के बारे में हम लोग 3 तरह का कर्व पढ़ेंगे। वो 3 तरह का कर्व कौन कौन सा होगा, जैसे सपोज कीजिए आप एक इंजीनियर बन गए हो और आपको एक रोड बनाने के लिए बोला गया। तो जब आपको रोड बनाने के लिए बोला जाएगा तो आप क्या करोगे कि एक मान लेते हैं कि एक रोड मेरा ये था, इस रोड का नाम मैं दे देता हूँ ए, और दूसरा रोड मेरा क्या था, दूसरा रोड था बी। तो अब ये एक रोड ए है, दूसरा रोड बी है, तो इस रोड को आप ज्वाइन करने के लिए बोला जाएगा तो आप क्या करोगे, यहीं से कर्व बनाना स्टार्ट कर दोगे। तो इस केस में क्या होता है, आप लोग सब पढ़े हुए जैसे आपने फिजिक्स पढ़ रखा है, तो फिजिक्स में क्या होता है कि जैसे ही आप किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करते हो, जैसे ही सर्कुलर पाथ पे आप मूव करते हो तो एक फोर्स लगता है जो कि सेंटर से अवे डायरेक्शन में लगता है, नॉर्मल टू द सरफेस लगता है, और उसका वैल्यू कितना होता है, mv²/r, जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आप क्या बोल रहे हो कि जैसे ही स्ट्रेट पोजीशन पे मूव कर रहे थे, तो स्ट्रेट पोजीशन पे जब हम लोग मूव कर रहे हैं, कोई भी सॉरी कोई भी जो आपका व्हीकल है वो अगर एक स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है तो स्ट्रेट रोड का रेडियस कितना होता है, तो आपको पता है कि स्ट्रेट रोड के केस में रेडियस जो हमारा हो जाता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो जब रेडियस इनफाइनाइट हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप बोल सकते हैं कि ये टर्म इनफाइनाइट होने के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका जीरो हो गया। तो जब तक आप स्ट्रेट पोजीशन पर मूव कर रहे थे तब तक तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जीरो था, बट जैसे ही आप किसी सर्कुलर पोजीशन में आए तो सर्कुलर पोजीशन में आने के बाद आपके पास एक फाइनाइट रेडियस होगा। तो जब आपके पास एक फाइनाइट रेडियस होगा तो उस केस में कोई ना कोई एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा। तो आप क्या देख रहे हो कि स्ट्रेट पोजीशन में मेरे पास कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बट जैसे ही सर्कुलर पोजीशन में हम लोग आए तो एक फोर्स लग रहा है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है जिसका वैल्यू कितना है, mv²/r है। तो आप क्या देखोगे कि जैसे कोई ड्राइवर गाड़ी लेकर के जा रहा था, जैसे कर्व पाथ पे मूव किया तो कर्व पाथ पे मूव करने के कारण क्या हो गया, एक बाहर की तरफ में एक पुश लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, तो ये आपको डिस्कम्फर्ट फील करवाएगा। तो ये डिस्कम्फर्ट फील ना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो सर्कुलर कर्व हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो सर्कुलर कर्व बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रोवाइड ना करके धीरे धीरे हम लोग उसको प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो धीरे धीरे मेरा ये पोर्शन कर्व होता जाएगा, धीरे धीरे कर्व होता जाएगा, उसी तरह से इधर में भी धीरे धीरे कर्व होता जाएगा, धीरे धीरे कर्व होता जाएगा। तो ये जो पोर्शन है इसी चीज को हम लोग बोल देते हैं क्या, ट्रांजिशन कर्व। इस चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन कर्व। तो जब हम लोग कर्व पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो हमारा कर्व आएगा वो कौन सा कर्व आएगा, ट्रांजिशन कर्व आएगा। अब ट्रांजिशन कर्व पढ़ने के बाद हम लोग दूसरा कर्व जो पढ़ेंगे उसको हम लोग बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व। अब हॉरिजॉन्टल कर्व आप लोग देखेंगे रोड में कि रोड आपका चल रहा है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व। अब हॉरिजॉन्टल कर्व प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल वो समझिएगा। जैसे सपोज कीजिए क्या, ये आपका माउंटेन्स था, अब यहाँ से आपका एक विलेज ए है, माउंटेन के इस साइड में आपके पास एक विलेज ए है और माउंटेन के दूसरे साइड में आपके पास विलेज बी है। अब आप क्या चाहते हो कि जो आपका रोड आ रहा है इस रोड को आप विलेज ए से पास करवाते हो विलेज बी तक पहुंचे। तो उस केस में आप क्या देखिएगा कि जो रोड आपको बिल्कुल सीधा आ रहा है उसके बाद एक कर्व लेकर के इस पोर्शन पे आएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो रोड मेरे पास आ रहा था अब वो कर्व होते हुए कहाँ तक पहुंचेगा, अब वो कर्व होते हुए कहाँ तक पहुंचेगा, बी पोर्शन तक पहुंचेगा। तो आपने क्या देखा कि एक हमने माउंटेन से एक कर्व बनाते हुए एक हॉरिजॉन्टल कर्व बनाते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हम लोग उसमें यही देखेंगे क्या कि जब कर्व हम लोग पढ़ रहे होंगे तब हम लोग ये देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल कर्व कितने तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल कर्व में कौन सा कर्व जो है जो हमारे आईस कोड के द्वारा रिकमेंड किया गया है, या फिर कैसे हम लोग कर्व प्रोवाइड करते हैं, कर्व कैसे बनाया जाता है। तो ये हमारा हो जाता है हॉरिजॉन्टल कर्व। उसी तरह से इसमें एक और कर्व के बारे में हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग बोल देते हैं वर्टिकल कर्व। जब आप इसका अलाइनमेंट कर रहे होगे, इस रोड जब आप बना रहे होगे तो रोड बनाते समय आप क्या सोचोगे कि देखिए इतना लेंथ आपका रोड का बढ़ जा रहा है। अब रोड का लेंथ इतना बढ़ जा रहा है तो वो आपके लिए अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या देखिएगा कि आप ये सोचिएगा कि जहाँ पे आपका जो माउंटेन है,
जो भी माउंटेन है, माउंटेन के पास अगर जहाँ पे भी आप देखिएगा कि आपके पास एक पैसेज दिख रहा है, तो आप क्या कोशिश करोगे कि यहाँ पे से जहाँ पे भी कम पैसेज होगा वहां से हम लोग एक वर्टिकल कर्व प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो ये कर्व हम लोग पढ़ेंगे किसमें, वर्टिकल कर्व में। अब वर्टिकल कर्व कितने तरह का होता है, तो वर्टिकल कर्व दो तरह का होता है, एक को हम लोग बोल देंगे वैली कर्व, एक को बोल देंगे समिट कर्व। अब वैली कर्व क्या होता है, समिट कर्व क्या होता है, वो समझिएगा कि अगर आपने कर्व को प्रोवाइड किया है कैसे, ऐसे, तो ये आपका क्या कहलाएगा, समिट कर्व। लेकिन सपोज कीजिए कि आपका एक जो विलेज ए था, विलेज ए कुछ ऊपर में था और विलेज बी कहीं नीचे में था, तो उस केस में आपको कर्व कुछ ऐसा प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो कर्व कहलाएगा, इस कर्व को हम लोग बोल देते हैं समिट कर्व, और ये जो कर्व प्रोवाइड किया गया है इसको हम लोग बोल देते हैं वैली कर्व। तो बाकी जब हम लोग कर्व पढ़ रहे होंगे तो तीनों तरह के कर्व के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है मेरा ट्रांजिशन कर्व, क्या होता है मेरा हॉरिजॉन्टल कर्व, क्या होता है मेरा क्या होता है मेरा हॉरिजॉन्टल कर्व, क्या होता है मेरा वर्टिकल कर्व, और उसी में हम लोग ये भी देखेंगे कि वर्टिकल कर्व कितने तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल कर्व कितने तरह का होता है। ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे किसमें, कर्व में पढ़ेंगे। अब उसके बाद जब कर्व हम लोग पढ़ लेंगे तो कर्व पढ़ने के बाद मेरा नेक्स्ट चैप्टर आता है जिसको हम लोग बोल देते हैं मॉडर्न फील्ड सर्विस सिस्टम। अब मॉडर्न फील्ड सर्विस सिस्टम क्या होता है वो समझिएगा। अब क्या होता है कि जैसे पहले के जमाना में याद कीजिए, जब कोई भी इंच टेप वगैरह नहीं था, कोई भी स्केल नहीं था, कोई भी चेन नहीं था, तो हम लोग डिस्टेंस मेजर करने के लिए या किसी भी चीज का मेजरमेंट करने के लिए एक मैनुअल तरीका हम लोग अपनाते थे। अब मैनुअल तरीका क्या होता था, या तो हम लोग हाथ से मेजर कर लेते थे कि हाँ कितना डिस्टेंस है, ऐसे मेजर हमने कर लिया कि कितना डिस्टेंस है वैसे मेजर कर लिया, या फिर हम लोग फुट स्टेप से मेजर कर लेते थे कि हाँ कितना फुट है, कितना स्टेप हमारे पास है उससे हमने मेजर कर लिया, या फिर अगर किसी चीज़ को और मेजरमेंट करना है, कोई ग्रेन्स वगैरह, तो हम लोग हाथ से मेजरमेंट करके दे देते कि हाँ 1 है 2 है 3 है, ऐसे करके मेजर करके दे देते थे। तो उसमें क्या होता था कि अलग अलग पर्सन का अलग अलग लेंथ होगा हाथ का, उसी तरह से अलग अलग पर्सन का अगर कैपेसिटी का बात करें तो हैंड में होल्डिंग कैपेसिटी भी अलग अलग होगा। तो उसमें क्या होता था कि एक्यूरेसी बहुत ही कम रहता था। तो जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होता गया वैसे वैसे हम लोग एक्यूरेसी पे फोकस करते गए। तो एक्यूरेसी पे फोकस करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि जो हम लोग स्टेप मेजर करते थे, फुट स्टेप से मेजर करते थे जो डिस्टेंस, उसके बाद हमने क्या ले आया, चेन ले आया। चेन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए एक इक्विपमेंट होता है। तो अब जब चेन आ गया तो हमने क्या किया कि ए से बी डिस्टेंस के लिए अब चेन का लेंथ तो आपके पास फिक्स है। अब चेन का लेंथ फिक्स है तो हम लोग चेन रखते गए कि 1 चेन 2 चेन 3 चेन। तो अब आपको पता चल गया कि 3 चेन लेंथ है, तो 3 चेन लेंथ आप यहाँ पे रखें, दूसरी जगह पे रखें, तो 3 चेन लेंथ का डिस्टेंस तो सेम रहेगा। तो हमने क्या किया कि पहले जो फुट स्टेप से ले रहा था डिस्टेंस, उसको एक्यूरेसी लाने के लिए हमने अब किससे लेने लग गया, चेन से लेने लग गया। चेन आगे चल करके टेप आया। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि इसमें भी फिर क्या होता है कि अब एक्यूरेसी बहुत ही कम रहता था। क्या, जैसे मान लीजिए एक चेन आप यहाँ पे रखें, अब दूसरा चेन बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, तो इसमें एक्यूरेसी का चांसेस उतना नहीं था। तो इसको एक्यूरेट करने के लिए फिर हम लोग क्या लेकर के आए, तो एंगुलर डिवाइसेज लेकर के आए हैं, कंपास लेकर के आए। अब कंपास में हमने क्या देखा कि एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, तो यहाँ से हम लोग कंपास रख के कंपास से करके बिल्कुल एक दूसरे को स्टेशन को मिला लिए, और उससे हमने क्या किया कि एंगल फाइंड कर लिया। अब एंगल फाइंड कर लिया तो एंगल की हेल्प से हम लोग फिर क्या कर लिए, डिस्टेंस फाइंड कर लिए। तो वो जब हम लोग कंपास सर्विंग पढ़ के तो कंपास सर्विंग में देख लिए। अब क्या हुआ कि एंगुलर डिस्टेंस हमने ले लिया, या फिर जो हमारे बीच का डिस्टेंस था, दोनों पॉइंट के बीच का जो लीनियर डिस्टेंस था, लीनियर डिस्टेंस हमने ले लिया। तो लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट में भी आपके पास उतना एक्यूरेसी नहीं आता है। तो फिर और ज़्यादा एक्यूरेसी लाने के लिए हमने क्या लिया, मॉडर्न फील्ड सर्विस सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया। अब मॉडर्न फील्ड सर्विस सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में, ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेजरमेंट, ईडीएम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें ईडीएम में भी डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि क्या होता है मेरा थेडोलाइट, इसी में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है हमारे पास टोटल स्टेशन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है हमारे पास डंपी लेवल। तो ये सारे डिवाइसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किस में, मॉडर्न फील्ड सर्विस सिस्टम में। इसी में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि क्या होता है हमारे पास जीपीएस, जीपीएस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे किस में, जब हम लोग मॉडर्न फील्ड सर्विस सिस्टम पढ़ रहे होंगे उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है, नेक्स्ट चैप्टर आता है फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग। अब फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग में क्या होता है वो समझिएगा। जैसे सपोज कीजिए कोई एक डेंस जंगल है, बहुत ही ज्यादा घना जंगल है। अब उस जंगल में तो आप पहुंच नहीं सकते हो ताकि आप अपना चेन से या फिर जो भी मेजरमेंट करना हो वो मेजरमेंट कर सके। तब उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जंगल के ऊपर से ही एरोप्लेन में बैठ करके फोटो क्लिक करते जाते हैं, और फोटो के हेल्प से ही उस सारे एरिया का हम लोग क्या कर लेते हैं, सर्वे कर लेते हैं। तो जो एरिया आपके लिए एसेसिबल नहीं हो और अगर उस एरिया में आपको सर्वे करना हो, तो उस सर्वे करने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेते हैं, फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग का हेल्प लेते हैं। तो बाकी जब हम लोग फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग करते हैं, कितना ओवरलैपिंग
ओवरलैपिंग डिस्टेंस होता है, कितना ओवरलैपिंग लेंथ होता है, कितना फोटो का रिक्वायरमेंट होता है, एक एरिया को सर्वे करने के लिए कितना फोटोग्राफ चाहिए, ये सारा कुछ हम लोग कब पढ़ेंगे? जब हम लोग पढ़ रहे होंगे फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग। उसके बाद फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग के बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक आ जाता है, वो लास्ट टॉपिक कौन सा आ जाता है? रिमोट सेंसिंग। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है सेंसर, कितना डिस्टेंस पे सेंसर का वो एरिया रहता है, कितना वो कैच कर लेता है, तो सेंसर क्या होता है, रिमोट सेंसिंग क्या होता है, वो हमारा जो सबसे लास्ट टॉपिक है, सबसे लास्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपका थ्रूली सिलेबस था और ये आपका उसका वेटेज था। और अगर बात करें सर्वेइंग के बुक्स के लिए, तो बुक्स के लिए आप दो बुक्स प्रीफर कर सकते हो। एक बुक है आपके पास बीसी पूनमिया का, ये बुक भी बहुत अच्छा है सर्वेइंग के लिए। और उसके बाद जो दूसरा बुक आता है, आप केआर अरोड़ा भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी बुक आप प्रीफर कर सकते हैं, और बाकी आपको जो भी यहाँ पे कंटेंट डिलीवर किया जाएगा वो कंटेंट इनफ होगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम में बैठोगे वो उस एग्जाम के व्यू से। तो ये आपका पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट जो सर्वेइंग था, सर्वेइंग का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि क्या होता है सर्वेइंग, सर्वेइंग में हम लोग अपने सिलेबस को, अपने मॉड्यूल को कैसे कवर करेंगे और उसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में मिलेंगे, तो नेक्स्ट मॉड्यूल में बिल्कुल अपने पर जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग, इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक जहाँ पे भी रहिए मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए।